नमस्कार। आरएएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर आधारित इंटरनेशनल न्यूज़ पर चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। जी बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव में ना हमारे पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि दुनिया की जो वर्तमान व्यवस्था है वो कैसे चरमरा रही है। नई वैश्विक शक्तियां कैसे उभर रही हैं। हाँ, मतलब सोचने वाली बात है ना कि कैसे केवल 34 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को एक तरह से बंधक बना सकता है। बिल्कुल। या फिर ये देखिए कि कैसे ब्राजील में अगर एक पेड़ कटता है तो उसका सीधा अलर्ट वहां के नेशनल बैंकिंग सिस्टम में चला जाता है। मतलब तकनीक कहां से कहां पहुंच गई है। सही बात है। तो 11 अप्रैल 2026 के दैनिक जागरण की इन खबरों का विश्लेषण हमें केवल तथ्य रटने के लिए नहीं करना। जी, बल्कि आरएएस मेंस के पेपर 3 मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से उस मैकेनिज्म को समझना है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। एग्जैक्टली exactly। तो इसी पैटर्न को डिकोड करने की शुरुआत हम करते हैं पश्चिमी एशिया के सबसे ज्वलंत विवाद से, लेबनान संकट। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो लेबनान भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के पूर्वी तट पर है ना? जी बिल्कुल। और इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया की सीमा लगती है और दक्षिण में इजराइल है। अब खबर यह है कि लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं और भारी नागरिक हताहत हो रहे हैं। और ये हमारे लिए सिर्फ एक दूर की खबर नहीं है। मतलब भारत ने इस पर बहुत गहरी और एकदम स्पष्ट चिंता जताई है। बिल्कुल जताइए। और इसका सीधा संबंध वहां तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से है, जिसे हम यूएनआईफिल कहते हैं। यूएनआईफिल, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? जी, यूएनआईफिल का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये ना वहां 1978 से काम कर रही है। अच्छा, इतने लंबे समय से? हाँ, इसका मुख्य काम लेबनान और इजराइल के बीच जो एक ब्लू लाइन खींची गई है, जो कि एक अघोषित सीमा है, वहां शांति बनाए रखना है। तो भारत की टेंशन यहाँ मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि इस शांति सेना में हमारे सैकड़ों भारतीय सैनिक भी तैनात हैं। सही कहा। जब दोनों तरफ से भारी गोलाबारी होती है ना, तो ये सैनिक सीधे क्रॉस फायर में आ जाते हैं और ये बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी बेहद आक्रामक और हिंसक खेल के बीच में एक रेफरी को बिना किसी सुरक्षा के खड़ा कर दिया जाए। हाँ, बहुत सही एनालॉजी दी आपने, एकदम सटीक। है ना? वो रेफरी खेल के नियम तो बता रहा है, लेकिन दोनों ही टीमें नियमों को दरकिनार कर रही हैं और उन भारतीय सैनिकों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। और इसके पीछे का जो सैद्धांतिक कारण है वो और भी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक शांति सेना का मैकेनिज्म ये होता है कि वे वहां युद्ध लड़ने नहीं जाते हैं। वो बस निगरानी करते हैं। बिल्कुल। वे कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं कर सकते। उनका काम केवल बफर जोन बनाए रखना है। तो जब उन पर हमले होते हैं तो ये सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का और उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। मतलब सॉवरेनिटी तो टूट ही रही है यहाँ। पर एक कूटनीतिक सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर इंटरनेशनल लॉ और यूएनएससी के प्रस्तावों की कोई अहमियत ही नहीं बची है, तो क्या ये संप्रभुता सिर्फ किताबी शब्द बनकर रह गए हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ना सबसे डार्क पहलू है। इसे हम यथार्थवाद या रियलिज्म कहते हैं। अच्छा। लेबनान का संकट ये साफ दिखाता है कि जब तक कोई बड़ी वैश्विक शक्ति इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी नहीं लेती, संप्रभुता का सिद्धांत बहुत कमजोर रहता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा है। एकदम सही। और आरएएस मेंस में अगर संप्रभुता पर सवाल आता है तो लेबनान एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है कि कैसे वैश्विक संस्थाओं के कमजोर पड़ने पर राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाते। ये तो जमीन की बात हो गई। पर अगर जमीन पर नियम टूट रहे हैं, तो समुद्र में भी तो ये व्यवस्था ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। बिल्कुल नहीं। और यहीं से हम अपनी चर्चा को समुद्री व्यापार मार्गों की तरफ ले चलते हैं, मतलब होर्मुज जलडमरू मध्य। हाँ, लेबनान का संकट तो जमीन पर है, लेकिन इसका असली जो इम्पैक्ट है, जो आर्थिक प्रभाव है, वो समुद्र से होकर गुजरता है। जी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य भौगोलिक और सामरिक दोनों ही दृष्टियों से दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। हाँ। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसकी चौड़ाई मात्र 34 किलोमीटर है, अपने सबसे संकरे बिंदु पर। हाँ, सिर्फ 34 किलोमीटर। और इतनी कम चौड़ाई के बावजूद दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। 20%? मतलब ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें हैं एक तरह से।
लेकिन अभी यहाँ बवाल क्या चल रहा है? मैंने सुना है ईरान कोई टोल टैक्स लगाने की बात कर रहा है। जी हाँ, विवाद यही है कि ईरान ने इस मार्ग से गुजरने वाले विदेशी जहाजों पर टोल या शुल्क लगाने की धमकी दी है। अरे ये तो ऐसा हो गया है कि कल्पना कीजिए, शहर के सबसे व्यस्त हाईवे के बीच में कोई अचानक अपना निजी टोल बूथ लगाकर बैठ जाए। बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका असर तो सिर्फ उस सड़क पर नहीं, पूरे शहर की महंगाई पर पड़ेगा। पर क्या कानूनी रूप से ईरान ऐसा कर सकता है, मतलब यूएन क्लॉज के तहत? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। यूएन क्लॉज जो कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है, उसके तहत इस मार्ग को पारगमन मार्ग या ट्रांजिट पैसेज कहा जाता है। अच्छा, तो ट्रांजिट पैसेज का मतलब है कि कोई रोक नहीं सकता? जी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे संक्रिय जलडमरू मध्य जो दो बड़े इंटरनेशनल वाटर्स को जोड़ते हैं, वहां से किसी भी देश के जहाजों को बिना रुके गुजरने का अधिकार है। वहां किसी एक देश का एकाधिकार नहीं हो सकता। मतलब ईरान का ये टोल वाला जो आइडिया है वो सीधे सीधे इलीगल है। एकदम इल्लीगल है। और अगर ईरान सच में ऐसा करता है तो पूरी दुनिया के लिए सप्लाई चेन टूट जाएगी और भयंकर ऊर्जा संकट आ जाएगा। मतलब अगर वहां से जहाज रुक गए या उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, तो जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा और क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। हाँ, और भारत तो अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है। हम्म। कच्चा तेल महंगा हुआ मतलब हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा, हम्म। और फिर हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। सीधा हमारी रसोई के बजट पर असर। हम्म लेकिन जब हॉर्मुज में ईरान ऐसी धमकी दे रहा है, तो इस पूरे विवाद का फायदा कौन उठा रहा है? मुझे लगता है यहीं से चीन की एंट्री होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच अभी एक नाजुक सी कूटनीतिक वार्ता चल रही है। जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। राइट। लेकिन यहाँ चीन एक निर्णायक मध्यस्थ, क्रूशल मीडिएटर के रूप में उभर रहा है। अरे वाह, चीन मध्यस्थता कर रहा है। ये तो मतलब बैलेंस ऑफ पावर में बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले तो अमेरिका ही हर जगह चौधरी बनता था मध्य पूर्व में। बिल्कुल, अमेरिका का एकाधिकार टूट रहा है। हम्म। चीन के यहाँ बहुत बड़े रणनीतिक हित है। हम्म। उसे मध्य पूर्व में अपनी भू राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करनी है और अमेरिका के प्रभाव को काउंटर करना है। और चीन को तो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए ईरान से कच्चा तेल भी चाहिए भारी मात्रा में। हाँ, ऊर्जा सुरक्षा चीन के लिए बहुत अहम है और आरएएस मेंस के हिसाब से ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर दुनिया से बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर दुनिया की ओर इशारा करता है। हम्म। चीन अपनी जो चेकबुक डिप्लोमेसी है, आर्थिक कूटनीति, उसको अब भू राजनीतिक मध्यस्थता में बदल रहा है। लेकिन मेरा एक थोड़ा क्रिटिकल सवाल है यहाँ पर। जी पूछे। क्या चीन सच में शांति चाहता है, या ये केवल अपने लिए एक सुरक्षित तेल की पाइपलाइन बिछाने और अमेरिका को मध्य पूर्व के शतरंज बोर्ड से बाहर करने की एक चाल भर है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ना कोई भी एकदम निस्वार्थ नहीं होता। चीन का मुख्य फोकस अपनी सप्लाई लाइंस को सुरक्षित करना है। शांति होगी तो उसका व्यापार बिना रुकावट चलेगा। तो मतलब शांति एक बाय प्रोडक्ट है उनके अपने फायदे का। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसी बीच ईरान के पास एक और ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। आप परमाणु कार्यक्रम की बात कर रही हैं? बिल्कुल। और आज की तारीख का ना एक बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ भी है। ठीक 20 साल पहले 11 अप्रैल 2006 को ईरान ने यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम इनरिचमेंट में पहली सफलता की घोषणा की थी। ओह, 20 साल हो गए इस बात को, और आज भी ये मुद्दा उतना ही गर्म है। उससे भी ज्यादा। लगातार संवर्धन ईरान को परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब ला रहा है। आईएईए और पश्चिमी देश बहुत ज्यादा चिंतित हैं इसको लेकर। जायज सी बात है। अगर ईरान ने बम बना लिया तो सऊदी अरब और तुर्की थोड़े ना चुप बैठेंगे। फिर तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक हथियारों की होड़, आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। सही कहा। और इसी अस्थिरता के जवाब में ना नए वैश्विक गठबंधन बन रहे हैं, जैसे कि क्वाड। क्वाड मतलब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप। लेकिन मिडिल ईस्ट के तनाव का क्वाड से क्या लिंक है? बहुत गहरा लिंक है। देखिए, जहां एक और मध्य पूर्व में अस्थिरता है और चीन वहां घुस रहा है, वहीं भारत और बाकी क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र और खुला बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक रणनीतिक संतुलन है। मध्य पूर्व में जो हो रहा है उसे काउंटर करने के लिए भारत इंडो पैसिफिक में अपनी ग्रिप मजबूत कर रहा है। एकदम सही। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसे ऐसे ही देखा जाता है। भारत क्वाड के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। तो हम भू राजनीतिक संधियों और देशों की संप्रभुता की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी धरती की संप्रभुता का क्या?
बहुत अच्छा सवाल है। आइए एक बड़ा शिफ्ट लेते हैं और पृथ्वी के फेफड़ों अमेज़न वर्षा वनों की तरफ चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण का एक नया मॉडल सामने आ रहा है ब्राजील से। जी, ये मॉडल वाकई में क्रांतिकारी है। अमेज़न वर्षावन वैश्विक जलवायु संतुलन के लिए कितने जरूरी हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ कृषि और पशुपालन के कारण वनों की अवैध कटाई भी तो बहुत भयानक स्तर पर हो रही है। बिल्कुल। और इसी को रोकने के लिए ब्राजील एक नई पॉलिसी लाया है, लॉन डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी। लोन डिफॉरेस्टेशन मतलब पर्यावरण संरक्षण को सीधे बैंकिंग और लोन सिस्टम से जुड़ दिया गया है। जी हाँ, इसका मैकेनिज्म बहुत शानदार है। अगर सैटेलाइट डेटा से ये साबित हो जाता है कि किसी जमीन पर अवैध कटाई हुई है, तो उस क्षेत्र के किसानों या वहाँ जो भी बिजनेस है, उनका बैंक लोन अप्रूवल अपने आप रुक जाएगा। अरे वाह! मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका सिबिल स्कोर खराब होने पर आपको बैंक से लोन नहीं मिलता। बस यहाँ पर आपका इको स्कोर देखा जा रहा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। आपने पेड़ों को काटा तो बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद। क्या बात है! और अगर हम इसे आरएएस मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि 10 मार्कर सवाल बन सकता है, तो ये आर्थिक गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। इसे हम क्लाइमेट फिनेंस और ग्रीन गवर्नेंस के एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी कह सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। सच में। अच्छा, पर्यावरण के इस बड़े मुद्दे के बाद अम, क्या हम कुछ ऐसे तेज और सटीक फैक्ट्स पर नजर डाल सकते हैं, जो सीधे प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं? जी बिल्कुल। हमारे पास साइंस, एनर्जी और टेक के कुछ क्विक फैक्ट्स हैं। सबसे पहला है कृत्रिम रोशनी का प्रदूषण, यानी लाइट पोल्यूशन। ओह, लाइट पोल्यूशन। हम लोग तो सोचते हैं कि शहर रात में जगमगा रहे हैं, तो बहुत विकास हो रहा है। विकास तो है, लेकिन 2014 से 2022 के बीच दुनिया में रात की रोशनी में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। 16%। और इसमें टॉप पर कौन से देश हैं? इसमें टॉप देश हैं अमेरिका, चीन, भारत और ब्राजील। हाँ, विकास के नाम पर हम अपनी रातें और तारे खो रहे हैं। इसका समाधान क्या है फिर? इसका समाधान फ्रांस में निकाला है। हाँ, उन्होंने एक डार्क स्काई संरक्षण नीति अपनाकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। डार्क स्काई पॉलिसी मतलब रात में गैर जरूरी लाइट्स बंद रखना। ये काफी अनोखा और जरूरी कदम है। बिल्कुल। दूसरा प्रीलिम्स फैक्ट जुड़ा है वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से। अमेरिका ने हाल ही में रूस से प्रतिबंधित तेल खरीदने की जो छूट की अवधि थी, उसे बढ़ा दिया है। अच्छा, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए तो ये बहुत सकारात्मक है। इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा बनी रहेगी और हमें मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम रूस से सस्ता तेल खरीद पा रहे हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, आज का आखिरी फैक्ट क्या है? आज का आखिरी फैक्ट इतिहास और तकनीक से जुड़ा है। 11 अप्रैल 1957 को इतिहास में पहली बार रायन X-13 वर्टिजेट का सफल परीक्षण हुआ था। वर्टिजेट मतलब वर्टिकल टेक ऑफ। जी हाँ, पहली वर्टिकल टेक ऑफ उड़ान, जिसे VTOL तकनीक कहते हैं। मतलब बिना लंबे रनवे के हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ना है। ये तो एविएशन में बहुत बड़ा माइलस्टोन था। बिल्कुल था। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख तथ्य। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब 1 मिनट में इस पूरी चर्चा का एक संपूर्ण विश्लेषण या एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, तो अगर 1 मिनट में आज की चर्चा को समेटे, तो आज हमने देखा कि दुनिया कैसे एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हम्म, मध्य पूर्व का जो संकट है, चाहे वो लेबनान हो या हुर्मुज, वो अब केवल दो देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और चीन जैसी नई शक्तियों के उदय का अखाड़ा बन चुका है। और भारत इस पूरी अस्थिरता के बीच क्वाड के जरिए अपना बैलेंस बना रहा है। जी। साथ ही हमने ब्राजील की लोन डिफॉरेस्टेशन नीति और फ्रांस की डार्क स्काई नीति भी देखी, जो ये बताती है कि भविष्य की नीतियां अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को एक साथ लेकर ही चल सकेंगी। बिल्कुल सही। अब श्रोताओं के सोचने के लिए मैं कुछ अभ्यास प्रश्न दे देता हूँ। मेंस के लिए आप इस पर विचार कर सकते हैं कि मध्य पूर्व में चीन की मध्यस्थता का मूल्यांकन करें और लोन डिफॉरेस्टेशन नीति का महत्व समझाएं। जी। और प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, हॉर्मूज किन दो जल निकायों को जोड़ता है? उत्तर है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। और डार्क स्काई नीति किस देश से संबंधित है? तो उसका उत्तर है फ्रांस। बिल्कुल। और खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। जरा सोचिए ना, तकनीक और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल जैसे ब्राजील कर रहा है,
भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने में कैसे किया जा सकता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य में देशों को भी पर्यावरण या शांति के आधार पर कोई इको क्रेडिट दिया जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। वाकई में ये एक कूटनीति का भविष्य हो सकता है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RAS एग्जाम प्रेप पर मिल जाएगी। धन्यवाद।